साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर जो पूरे देश में ऑल इंडिया कमेटी बनी है, उसकी ओर से मैं आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। लेकिन दुख की बात है कि इतने बड़े क्रांतिकारी का जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लोगों के पास 1 घंटे का समय नहीं है कि नेताजी को याद कर सकें। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आकर कुर्सियों पर बैठ जाएं। साथियों, आज से 125 साल पहले उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिताजी मशहूर वकील थे और एक संपन्न परिवार में उन्होंने जन्म लिया। 9 भाई बहन थे और जब स्कूल जाना शुरू किया तो उन्हें यह पता नहीं था कि स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है अंग्रेजों के स्कूल में, वो अंग्रेजी हुकूमत के भले के लिए है। उस शिक्षा से देश की गरीब जनता है, जो मजदूर किसान है, आम जनता है, उसका भला नहीं हो सकता, ये वो नहीं जानते थे। लेकिन उन्हें यह पता चल गया था कि अंग्रेजों के बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग जो भारतीय बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बीच में एक तफरका है, एक फर्क है। हमें छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाता, हमारे साथ और बातों में भेदभाव किया जाता है। ये बातें वो समझ गए थे। कुछ और बड़ा हुए तो उन्हें अध्यात्म के अंदर सत्य की खोज करने की एक ललक दिखाई दी। वो समझ गए कि अध्यात्म के अंदर सत्य है और मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने घर तक छोड़ दिया, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर। जब वो वाराणसी के भोजनालय में खाना खाने के लिए गए तो वहां पर उन्हें खाना देने से मना कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप ब्राह्मण नहीं हो। जब उन्होंने और उनके साथियों ने अपना जनेऊ दिखाया और कहा कि हम ब्राह्मण हैं, तब उन्हें खाना परोसा गया। इसी तरह से हरिद्वार में उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया कि वो ब्राह्मण नहीं थे। वो समझ गए कि हिंदू धर्म के अंदर जो भयानक छुआछूत है और जो जातिगत भेदभाव है, इसलिए इस धर्म से और अध्यात्म से मेरा और मेरे देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए वो बड़े निराश होकर वापस लौट आए। गए थे सत्य की खोज करने, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता चला कि धर्म हमारी कोई आज मदद नहीं कर सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस खुद कह रहे हैं। आकर वो कॉलेज में ज्वाइन हुए और कॉलेज में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर उनके जो प्रोफेसर थे वो एक अंग्रेज थे, मिस्टर ओटेन। भारतीयों से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने भारतीयों को अपशब्द बोला, गाली गलौज किया, उनके साथ मारपीट की छात्रों के साथ। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया और बहुत सारे लड़कों ने एक दिन मिस्टर ओटेन को सीढ़ियों के ऊपर पीट दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस घटना में नहीं थे, शामिल नहीं थे, पीटने में शामिल नहीं थे। वो अलग खड़े हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इस घटना में साथ थे, उन्होंने कहा हाँ मैं था और मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्हें कहा गया कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज से आपको निकाल दिया जाएगा और कोई भी यूनिवर्सिटी आपको दाखिला नहीं देगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जिस चीज को जिंदगी में सत्य समझा है उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया। मिस्टर ओटेन से उन्होंने माफी नहीं मांगी और मिस्टर ओटेन को उन छात्रों से माफी मांगनी पड़ी जिस छात्रों को उन्होंने पीटा था। उसके बाद इनका कॉलेज में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला होता है और प्रेसिडेंसी कॉलेज में आने के बाद उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो देखते हैं कि उनके 3 मंजिले मकान के सामने एक बूढ़ी भिखारिन महिला रहती है, जो पूरे साल भर फटे कपड़ों में और बिना खाना के रहती है। तो उनके अंदर यह एहसास हुआ कि मैं आखिर जिसने समाज को पूरा 70-80 साल दिया, वो महिला भूखी बैठी है, बिना कपड़ों के है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं और मैं इस 3 मंजिला मकान में रहता हूं, मुझे इस मकान में रहने का क्या हक है। तो उनके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी बोध आया कि मुझे उस बुजुर्ग महिला के लिए कुछ करना चाहिए। वो कॉलेज जाते थे बस के अंदर, उन्होंने अपना जो पैसा है कॉलेज का किराया वो उस बुजुर्ग महिला को दिया और पैदल कॉलेज आने जाने लगे। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक उदय होता है, एक नया जन्म होता है, जब वो अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी उसको महसूस करते हैं। साथ ही साथ खुदीराम बोस जो देश में
अग्नियोग के पहले शहीद थे, उनकी फांसी के वक्त नेताजी बहुत छोटे थे और उन्होंने उस कॉलेज के अंदर कहा कि हम लोग एक दिन का व्रत करेंगे। तो उनके जो टीचर थे, उन टीचर ने उनका साथ दिया, बेनी माधव दास ने, और बेनी माधव दास ने साथ दिया। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने खफा होकर, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्हें बेनी माधव दास को निष्कासित कर दिया और उन्हें उनका ट्रांसफर कर दिया। निष्कासित नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर कर दिया तो जाने लगे। लेकिन बेनी माधव दास जो थे, छात्रों से बहुत प्रेम करते थे। पहले के जो छात्र शिष्य का रिश्ता, छात्र का और गुरु का रिश्ता था, वो तो हम लोग जानते हैं किस तरह का था। छात्र किस तरह गुरु का आदर करते थे। और बेनी माधव दास के अंदर सुभाष चंद्र बोस को एक नैतिक अपील की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वो जब स्कूल के अंदर घूमते हैं, वो जब बच्चों से बात करते हैं, तो उनकी आंखों से प्यार टपकते हैं। सभी बच्चों को बुलाया और संबोधित किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आंसू नहीं रोक सके और फूट फूट कर रोने लगे। बेनी माधव दास ने कहा कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, रो मत। इसके बाद बेनी माधव दास चले गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उनके साथ बहुत दिनों तक पत्राचार चला और उन्हें काफी लाभ हुआ। इसके बाद वो कॉलेज की एक्टिविटीज में, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए, तो उन्हें घर वालों को लगा कि ये कहीं अगर देश के लिए कुर्बान होने की सोच रहा है तो गलत है। हम इसे ICS का तैयारी करने के लिए भेजते हैं इंग्लैंड, ताकि इसका जो देशभक्ति का जज्बा है ये खत्म हो जाए। हर युग में जब भी कुछ चंद लोग सामने आते हैं समाज को बदलने के लिए, तो जनता उन पर हंसती है, जनता ताने मारती है, तुम क्या कर लोगे, ये करोड़ों का देश, इसमें तुम्हारी संख्या क्या है, क्या ताकत है तुम्हारी। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि उस विचार की ताकत क्या है। आदमी मर जाएगा, विचार तो जिंदा रहेगा। भगत सिंह का मूर्ति सरकारें तोड़ रही हैं, लेकिन भगत सिंह का विचार को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ICS का एग्जाम पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। नेताजी वहां गए, तैयारी की और ICS एग्जाम के अंदर चौथा स्थान हासिल किया। और इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी थी कि जो उनका टीचर था, जो इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहा था, उसने कहा कि मैं इस भारतीय छात्र की कॉपी चेक करने के लायक नहीं हूं, क्योंकि इसकी इंग्लिश, मेरी जो ज्ञान है इंग्लिश का, उससे कहीं ज्यादा है। 100 में से 100 नंबर मिले। जो तीनों टॉपर थे उनके 100 में से 100 नंबर नहीं थे, लेकिन चौथे स्थान पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके 100 में से 100 नंबर थे। घर से बधाई संदेश आया, पूरे विदेश में भी बधाई संदेश गए उनके पास। और नेताजी के मन में लेकिन एक संघर्ष चल रहा था। उनको लग रहा था कि मैं अगर अंग्रेज सरकार की हुकूमत में काम करूंगा ICS बनकर, तो अपने देश की जनता के लिए कैसे लड़ पाऊंगा, क्योंकि जिनका मैं नमक खा रहा हूं उसके खिलाफ मैं लड़ कैसे सकता हूं। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ICS जैसा बड़ा पद, जो कलेक्टर के जैसा पद था, इतने बड़े पद पर रहकर तो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने ICS की एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए इस्तीफा देने की सोची, लेकिन उनके घर वालों ने बहुत विरोध किया। बोला नौकरी नहीं छोड़नी है, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, संपत्ति होगी, मजे करोगे, तुम इतना सब कुछ छोड़कर इस क्रांतिकारी जीवन में जाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ और मेरे पिता तो बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या करूं। तो वो लेटर लिखने के लिए बैठे अपनी माँ को कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। रात में बैठे हैं, पत्र लिख रहे हैं माँ को, लेकिन उन्हें ये पता है कि माँ को पत्र पढ़ने से बहुत दुख होगा। तो माँ की याद में वो रो रहे हैं कि कैसे मैं माँ को पत्र लिखूं। लगातार रोते जा रहे हैं। कई घंटों तक उन्होंने कई कागज बिगाड़ दिए, अपने आंसुओं से गीले कर दिए कि माँ दुखी होगी। लेकिन अंत में उन्होंने संघर्ष अपना मन का चलाया और माँ को पत्र लिख दिया। जब ये खबर घर पहुंची तो उनके बड़े भाई ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, ICS का एग्जाम में, ICS का जो नौकरी है उसमें रहकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने एक कोई भले मानस थे, उनका उदाहरण दिया कि वो भी तो ICS बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज हुकूमत में उनकी नौकरी करके मैं जनता के लिए काम नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने ऐसा कह के और अपनी नौकरी छोड़ दी। 1921 में वो इंग्लैंड से भारत आ गए और घर में कोहराम मच गया। पिताजी और माँ बुरी तरह से बीमार हो गए कि बच्चे ने नौकरी छोड़ दी इतनी बड़ी। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस का मन का जो संघर्ष था और भी तेज हुआ। हम जब किसी भी महान व्यक्ति की या महापुरुष का जब हम लोग जीवन चरित्र को देखते हैं तो हम उसके संघर्ष को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं
कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए उसके जीवन में संघर्ष और चरित्र को उसको तेज करना पड़ता, धार को तेज करना पड़ता है, तब जाके महानता के आसन पर वो जाकर बैठता है। और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में जिस चीज को सत्य समझा है उस चीज के लिए मैं हमेशा आगे आया हूं। मैं छात्र नौजवानों से भी ये कहूंगा कि आप जिस चीज को जिंदगी में सत्य समझे हैं, कृपया उस चीज के लिए आगे आइए। उसके सामने तुम्हारे माँ पिता परिवार कुछ भी नहीं होना चाहिए, संपत्ति कोई भी हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, जनता के बीच में और मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो कहना है, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कितने सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, इनके अलावा सोच रहे हैं कि नेताजी का प्रोग्राम को मनाया जाए या सुना जाए। आप लोगों के अलावा कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं? मैं आज सभी से निवेदन करता हूं एक बार फिर से कि जो भी लोग बाहर खड़े हैं, कृपया अगर यहाँ बैठ जाएं। नेताजी के बारे में और देश की समस्याओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके बाद कांग्रेस में शामिल होने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास के पास पहुंचे। भारत आने के बाद वो महात्मा गांधी जी के पास नहीं गए, पहले गए देशबंधु चित्तरंजन दास के पास। देशबंधु चित्तरंजन दास ने उनसे कहा कि आप पहले महात्मा गांधी जी से मिलिए। वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने उन्हें कहा कि मेरे सामने जो देश की समस्या है आजादी की, उसको लेकर मेरे पास कुछ प्लान है, उपाय हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से प्रभावित नहीं हुए, उन्हें लगा नहीं कि इस बात में कोई दम है, महात्मा गांधी जी की बात में उन्हें दम नहीं लगा। तो देशबंधु चित्तरंजन दास से फिर से मिलने के लिए गए। चित्तरंजन दास उनसे मिले और चित्तरंजन दास उस समय नौकरी छोड़ चुके थे, वो वकील थे और उन्होंने भी त्याग पत्र अपना नौकरी से दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि ये वो मिस्टर दास नहीं थे जिनसे मैं पहले मिला था और जब ये वकील थे। ये वो मिस्टर दास नहीं थे जो एक मिनट में, एक घंटे में हजारों रुपए लुटाते थे और हजारों रुपए कमाते थे। ये मिस्टर दास एक नए क्रांतिकारी के रूप में मेरे सामने आए। उनसे प्रभावित होकर देशबंधु चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना गुरु मान लिया, राजनीतिक गुरु। इसके बाद कांग्रेस का 1937 में फर्स्ट चुनाव हुआ। ये कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी उस समय एक राजनीतिक मंच थी। क्रांतिकारियों का, समाजवादियों का और जितने भी समाज सुधारक थे या जो नरमपंथी थे, गर्मपंथी थे, सभी कांग्रेस में शामिल थे। तो नेताजी को लगा कि अगर हम लोग कांग्रेस का लक्ष्य रखें कि मजदूर और किसानों को सत्ता में लाना है, अंग्रेजों को बेदखल करके यहाँ के भारतीय पूंजीपति सत्ता में ना बैठे और हम लोग मजदूर किसानों को सत्ता में बिठाएं, तो कैसा रहेगा। उन्होंने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं इस देश में मजदूर और किसानों को सत्ता में देखना चाहता हूं और उसके लिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मजदूर और किसान को शामिल किया जाए, आम जनता को शामिल किया जाए। यह सुनकर जितने भी गांधीवादी लोग थे, गांधी जी से लेकर नेहरू तक, सभी लोग बुरी तरह से आतंकित हो गए कि ये तो हमारा सत्यानाश कर देगा। सुभाष चंद्र बोस ने बात बोलकर कांग्रेस के अंदर हाहाकार मचा दिया। अंग्रेज भी डर गए। गांधी जी ने सोचा और तमाम गांधीवादियों ने सोचा कि सुभाष चंद्र बोस नए हैं, युवा हैं, अभी जोश में बोल रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये शांत हो जाएंगे, हम इनको चुप करा देंगे। लेकिन वो चुप नहीं हुए। तो 1938 में दूसरा चुनाव हुआ कांग्रेस का, दूसरा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। तो महात्मा गांधी ने सुभाष बोस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया, पट्टाभी सीतारामैया को, और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया मेरी तरफ से सुभाष बोस के खिलाफ उम्मीदवार हैं। पट्टाभी सीतारामैया हार गए। सुभाष चंद्र बोस फिर से दोबारा जीत गए। दोबारा जीतने पर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का जो बधाई देने का अंदाज था बड़ा अनोखा था। मैं जानता हूं कि सुभाष बोस देश के दुश्मन नहीं हैं, मेरी तरफ से उन्हें क्रांतिकारी बधाई, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, ये गांधी जी बोलते हैं। तो गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, हालांकि सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी गांधी जी को देखकर ही क्रांतिकारी आंदोलन में आए थे। उस जमाने में वो कहते थे कि हजारों जो लोग आज क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो गांधी जी को देखकर ही हो रहे हैं। इतना बड़ा नाम था। लेकिन इतने ईमानदार रहते हुए भी, इतने जज्बे के साथ काम करते हुए भी उनके जो दृष्टिकोण में कमियां थी, जो धार्मिक उनके एक दृष्टिकोण था, इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी अमीर हैं वो पूंजीपति भगवान के बेटे हैं और जो गरीब हैं वो
पूंजीपतियों के बेटे हैं, तो पूंजीपति पिता की तरह अपने गरीब बेटों को पालेंगे। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि ट्रस्ट बना के गरीबों को पालेंगे। ये उन्होंने गांधी जी ने कहा। ये उनका दृष्टिकोण जो था ये सत्यानाश करने वाला था। आज जो हमारी हालत है देश की, गांधी जी के इसी विचार की वजह से हुई है। महात्मा गांधी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं उसको, जो नालायक बेटा होता है उसकी संज्ञा देते थे कि नालायक हैं, गुंडे हैं। जहां जहां भगत सिंह की पूजा हो रही है, जहां जहां सुभाष बोस की पूजा हो रही है, वहां गुंडागर्दी पनप रहा है, वहां नैतिक पतन पनप रहा है। ये गांधी जी का कहना था। तो इतने ईमानदार रहने के बावजूद भी उनके जो दृष्टिकोण में खामी थी, उन्होंने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। आज जो भी समस्या हमारे देश में है ये उन्हीं की वजह से है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब अध्यक्ष चुन लिया गया तो उनका अध्यक्ष का ताकत खत्म करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक पंत प्रस्ताव लाया गया। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में पंत प्रस्ताव लाया गया कि कांग्रेस के अंदर कोई भी निर्णय होगा वो नेताजी अकेले नहीं कर सकते, उन्हें गांधी जी से पूछकर ही सारा काम करना होगा। नेताजी समझ गए कि मेरे पर काटने की कोशिश की जा रही है, मेरे जो अधिकार है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो नेताजी ज्यादा कुछ कर नहीं सके। फिर त्रिपुरी एक अधिवेशन था, अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन था उन्होंने नेताजी को आना था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को 103 डिग्री बुखार था। तो नेहरू और गांधी जी ने कहा कि यह बुखार असली बुखार नहीं है, शायद राजनीतिक बुखार है। वो आना नहीं चाहते हैं, हमारा सामना नहीं करना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्ट्रेचर पर लेकर, डॉक्टर वगैरह स्ट्रेचर पर सामने लेकर आए और ये कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि एक तरफ मैं बीमार आदमी था, 103 डिग्री बुखार, मेरी मौत भी हो सकती थी, और एक तरफ थे कांग्रेस के बड़े बड़े 12 धुरंधर नामी नेता, मंत्री पद के उम्मीदवार और पूरा कांग्रेस पार्टी, और एक तरफ मैं। तो इसके बाद नेताजी ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का कांग्रेस के अंदर से ही गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक जो उन्होंने पार्टी बनाई देश की समाजवादी व्यवस्था के लिए, वो उन्होंने उसका गठन किया। इसको गलत मानते हुए कांग्रेसियों ने, गांधी जी ने कहा कि नेताजी गलती कर रहे हैं, उन्होंने अनुशासन को भंग किया है। पार्टी के अंदर उन्होंने नई पार्टी बना दी और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ये शायद उनका 6-7 साल का निष्कासन था, लेकिन नेताजी समझ गए कि मुझे कांग्रेस से निकाल दिया गया है, ये मुझे जो बर्खास्त किया गया है ये मेरा निष्कासन ही है, और उन्होंने समझ लिया कि अब मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग एक बड़ा अधिवेशन कर सकें, जितनी भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी उसमें मौजूद थी, सीपीआई तो सही पार्टी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि अगर सीपीआई सही पार्टी है तो इसको लेकर हम एक अधिवेशन करते हैं, क्रांतिकारियों को बुलाते हैं और हम लोग एक होकर जो अभी अंग्रेज जो कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग अपना काम कर सकते हैं। रामगढ़ में उन्होंने बड़ा अधिवेशन बुलाया, और आप सोचिए कि रामगढ़ में जिस मैदान में वो अधिवेशन करने जा रहे थे, उसी मैदान में कांग्रेस भी अपना अधिवेशन करने जा रही थी। एक साथ दो जगह दो लोग, दो तरह की विचारधाराएं, एक तरफ गांधीवादी तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, नेताजी को बहुत सारी बातें हुई, सारी बातों में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में। नेताजी को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस समय रूस में समाजवादी व्यवस्था थी और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नेताजी ने सोचा कि अगर अभी कांग्रेस, ये जो अभी अंग्रेज कमजोर है, हिटलर से युद्ध में लगे हुए हैं, अगर हम चाहें तो अंग्रेजों पर सम्मिलित ताकत से अगर आक्रमण करें तो, क्योंकि फौज अभी द्वितीय विश्व युद्ध में गई हुई है, हम आसानी से अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा सकते हैं। लेकिन उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा रूस में। वो सोच रहे थे कि मैं रूस में स्टालिन जो है दुनिया के नई सभ्यता के निर्माता हैं, उनके पास जाऊं, उनसे मदद मांगूं, लेकिन स्टालिन उस समय उनकी सहायता करने के हालत में नहीं थे। तो मजबूरी में उन्हें जर्मनी जाना पड़ा, हिटलर के पास, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ हिटलर लड़ रहा था और उन्होंने सोचा कि मैं अगर हिटलर से सहायता लूंगा तो मैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ सकता हूं, वो मुझे अपनी ताकत दे सकता है। लेकिन हिटलर को इस बात का, जो ये बात उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से की, इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों में आज भ्रम है कि नेताजी हिटलर के दोस्त थे या हिटलर के हितैषी थे, हिटलर के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, उन्होंने से हाथ मिलाया। ये नेताजी का एक रणनीति थी
कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेज मेरा दुश्मन है और अंग्रेज का दुश्मन हिटलर है, इसलिए ये हिटलर मेरा दोस्त हुआ तो मैं अंग्रेज के खिलाफ इसको यूज में लूंगा। उन्होंने कोशिश की लेकिन हिटलर से उन्हें खास मदद नहीं मिल पाई। बाद में उन्हें जापान आना पड़ा, जहां रास बिहारी बोस जो बड़े क्रांतिकारी थे, बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया था और वो योग्य नेतृत्व तलाश रहे थे। उन्हें नेताजी के रूप में एक योग्य नेतृत्व मिल गया। वो समझ गए कि सुभाष चंद्र बोस इसके लायक हैं। आजाद हिंद फौज को नेताजी को सुपुर्द कर दिया और INA ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही महीनों में आजाद हिंद फौज को रसद सामग्री पहुंचना बंद हो गई जापान की ओर से और नेताजी को कहना पड़ा कि हमारे जो फौज के साथी बचे हुए हैं ये पुलिस के अंदर, फौज के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, जनता के अंदर जाएं और बताएं कि अंग्रेज कौन लोग हैं और हम किसके लिए लड़ रहे हैं। INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही है? आपके तो भाई हैं हम लोग, ये जाकर बताइए। ऐसा करने पर बॉम्बे में नेवी ने विद्रोह कर दिया, मजदूरों ने हड़तालें कर दी और देश की जो आजादी का रास्ता है वो खुला। तो सुभाष चंद्र बोस का ये आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी के चरखे से आजादी नहीं आई साथियों, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से आजादी आई है। अगर सुभाष बोस की INA ना होती तो शायद हम लोग आजाद ना हो पाते। लेकिन सवाल ये है, आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी देश के क्या हालात हैं? भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराध, गंदी फिल्में, नशाखोरी, अश्लीलता, अपसंस्कृति हमारे मीडिया में, टीवी में, सब जगह चारों ओर छाई हुई है। लोग बर्बाद हो रहे हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है नशे से, गंदी फिल्मों के माध्यम से, अश्लीलता के माध्यम से। ये सरकारें, कांग्रेस हो चाहे उसके बाद कोई सी पार्टी हो, इन सभी ने एक ही काम किया है कि देश के अंदर युवा वर्ग है उसको कुचल दो। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हर युग में चंद लोग सामने आते हैं समाज को बदलने के लिए और धीरे धीरे पूरा समाज जो है उनके पीछे खड़ा होता है और विद्रोह होता है, क्रांति होती है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसलिए वो जानते हैं कि इस युवा की ताकत को खत्म कर दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो राज करते आ रहे हैं गरीब मजदूर किसानों पर, जो 90-95% जनता है उस पर राज करते आ रहे हैं इन चुनावों के माध्यम से और पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं, टाटा बिरला, अडानी अंबानी का, ये जनता कभी खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि छात्र नौजवानों को हम लोग नशे में बर्बाद कर चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने सामने लाया है आज के बॉलीवुड के खिलाड़ियों, बॉलीवुड के हीरोज को, हीरोइंस को, क्रिकेटर्स को और हमारे भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं को। ये हमारे आदर्श बना दिए गए हैं। भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको पीछे धकेल दिया गया है जानबूझकर कि कहीं अगर ये लोग युवाओं के आदर्श बन गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज आप देख लीजिए, किसी अखबार में नेताजी की जयंती के बारे में नहीं आया होगा, कल भी नहीं आएगा। हम लोग 26 राज्यों में अलग अलग राज्य के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं और कल नेताजी का कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ऑल इंडिया कमेटी की ओर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस जो 87 साल की हैं, जर्मनी से और कलकत्ता आई हुई हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम लोग पूरा देश में कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी के विचारों को घर घर में फैला दें। आज हमने शपथ ली है इस देश में बेरोजगारी, अश्लीलता, अपसंस्कृति, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, महंगाई, इन सभी समस्याओं के खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो इस शपथ को हमें निभाना है। अगर आप निभा नहीं सकते हैं तो कम से कम समर्थक बनिए, समर्थक नहीं बन सकते हैं तो कम से कम उनका हौसला मत तोड़िए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। आप चुपचाप खड़े रहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ लड़िए अगर सत्य को समझते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, ना मैं अन्याय के खिलाफ हूं, ना मैं अन्याय के पक्ष में हूं, मैं तो तटस्थ हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं आपको बोल दूं कि न्यूट्रल कोई नहीं हो सकता। इस देश के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, मजदूर लोग और पूंजीपति लोग। या तो आप अन्याय का साथ दे रहे हैं या आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, यही हो सकता है। क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत हो रही है और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो आप जाकर उस बच्ची को बचाइए। इसी तरह हर तरह की जो समस्या है हमारे देश में, इसके खिलाफ साथियों लड़ना होगा, हम ये कहते हैं। साथियों, हम युवा उसे मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने जिस युवा की परिभाषा दी है कि युवा वो है जिसके अंदर मर्यादा बोध है। मेरा जमीर यह व्यवस्था नहीं खरीद सकती
मेरा मर्यादा को ये व्यवस्था नहीं खरीद सकती। मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और जिसके अंदर साहस है, नौजवानी का तेज है, वो नौजवान है। लीबिया के अंदर 72 साल की उमर मुख्तियार मुसोलिनी से लड़ते आ रहे हैं, 25 सालों से उनके हाथ नहीं आ रहे हैं। मुसोलिनी बाद में उन्हें फांसी देते हैं और लास्ट में मुसोलिनी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें फांसी देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मैं सम्मान करता हूं, तुम बहुत बहादुर आदमी हो। और बोलते हैं कि तुम्हारा ये लड़ाई अब खत्म हो रही है। उमर मुख्तियार बोलते हैं कि नहीं, मेरी पिछली पीढ़ियों ने तुमसे लड़ाई की है, मैंने तुमसे लड़ाई की है और मेरी आने वाली पीढ़ियां तुमसे लगातार लड़ाई करती रहेंगी जब तक लीबिया पर तुम्हारा कब्जा है। इस देश को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी मौत हो गई, फांसी हो गई, मुसोलिनी ने फांसी दे दी, लेकिन वो 72 साल के जो बुजुर्ग थे उमर मुख्तियार, मैं उनको युवा मानता हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस की जो बात है उस बात से सहमत हूँ। आज के जो नौजवान हैं, 3 तरह के नौजवान हो गए हैं। एक तरह के नौजवान है देश में जो अपने कैरियर के लिए, अपनी संपत्ति के लिए सब कुछ त्याग कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बच्चों तक को नहीं अपनाना चाहते हैं, बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते, कहते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम लोग किसी तरह की, हम लोग जिंदगी भर यंग रहेंगे, फ्री रहेंगे, ऐश करेंगे। एक इस तरह का युवा है। एक तरह का नौजवान है जो अपराध कर रहा है, जो महिलाओं पर भयंकर बलात्कार कर रहा है, रोजाना हम खबरों में पढ़ते हैं, जो शराब पी रहा है, जो नशा कर रहा है। और तीसरे तरह का नौजवान वो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं उन सभी युवाओं को सम्मान करता हूँ। तो ये 3 तरह के युवा हमारे देश में आज हैं। आप किस तरह के युवा बनना चाहेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए साथियों, हमारा जो ऑल इंडिया नेताजी की कमेटी है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग आज के दिन फिर से एक बार शपथ लें कि हम बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ, गंदी फिल्मों के खिलाफ, नशे के खिलाफ हम लड़ेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम लोग मजदूर किसानों का राज कायम नहीं कर देते, जो सुभाष चंद्र बोस ने चाहा था, जो भगत सिंह ने चाहा था। हमारा जो सपना था, जो नेताजी का सपना था, वो सपना आज पूरा नहीं हुआ है। उस सपने को हमें पूरा करना होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, आप लोग ताली मत बजाइए। मैं कहता हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही आज सच्ची देशभक्ति है। किसी पार्टी को वोट देना और किसी पार्टी को जिता देना देशभक्ति नहीं है। आज हमारा आंदोलन, जनता का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, यही आज की देशभक्ति है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद। नेताजी की ऑल इंडिया कमेटी जिंदाबाद।